सभी बच्चे ध्यान दें। देखिए आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉन्ड एंगल्स। बॉन्ड एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम हमें हमेशा हर टाइप के एग्जाम में पूछी जाती है। आपको मैंने बताया आपके होम एग्जाम में भी आएगी, यहाँ तक कि अगर 12th के बाद आपको ये एग्जाम दोगे तो उसके लिए भी ये बॉन्ड एंगल एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहली कंडीशन आती है कि बॉन्ड एंगल कहते किसे। अगर हम बॉन्ड एंगल को समझें, बॉन्ड एंगल हम कहते किसे समझना चाहिए। बॉन्ड एंगल है अगर हमने कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लाइक H2S की स्ट्रक्चर इस टाइप से बेंट होती है। इसमें सल्फर के पास क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होती हैं और 2 बॉन्ड पेयर। तो ये जो बॉन्ड पेयर्स हैं इनको हम कहते हैं बॉन्ड लाइन। तो इन बॉन्ड लाइन के बीच में जो एंगल होता है इसको हम नाम देते हैं बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल का मतलब क्या है, एंगल बिटवीन बॉन्ड लाइंस। ये ध्यान, एंगल बिटवीन बॉन्ड लाइंस। बॉन्ड लाइंस के बीच में जो एंगल होता है इसको हम बॉन्ड एंगल कहते हैं। अब प्रॉब्लम आती है, हमसे डिफाइन कभी नहीं कोई पूछता, क्योंकि एंगल की आपको पता है 3rd 4th से हम सीखना शुरू कर देते हैं कि यहाँ एंगल कितना है। तो कोई डिफाइन हमसे नहीं पूछता, हमसे पूछता है किस मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल ज्यादा है, किस मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल कम है। तो आइए हम इसी टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझें कि बॉन्ड एंगल कैसे फाइंड करते हैं। इसमें आपको स्पेशली मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आपके सामने 3-4 अगर स्ट्रक्चर दी जाती हैं तो आप कैसे बताते हो इनमें बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा है किसका कम। तो उसके लिए आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना है। ध्यान से सुन लीजिए, वो सीक्वेंस मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी मॉलिक्यूल में आप उसे कैसे देखोगे। तो इसको मैं आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल की टर्म्स में पढ़ा रहा हूं, यानी कि उस सीक्वेंस को फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल की टर्म्स में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। याद रखना है आपको, ऐसा कोई फैक्टर्स वगैरह आपसे नहीं पूछे जाएंगे कि बताइए कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करते हैं। नहीं, ये तो एक ट्रिक है कि अगर हमें किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल बताना है तो बॉन्ड एंगल हम कैसे बताते हैं कि इसमें ज्यादा है या इसमें कम। तो उसको हम फैक्टर्स की फॉर्म में पढ़ते हैं, उस मेथड को या उस ट्रिक्स को हम फैक्टर्स की फॉर्म में पढ़ते हैं। तो है क्या, तो ये हमें यहां समझना है। तो नेक्स्ट कंडीशन आती है फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल इन मॉलिक्यूल। कोवेलेंट मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल्स को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जिसका इफेक्ट बॉन्ड एंगल पे पड़ेगा और बॉन्ड एंगल का मैग्नीट्यूड उससे चेंज होता। तो उनमें सबसे पहली और सबसे मेन और इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल सबसे मेन और इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन सेंट्रल एटम। ध्यान से देखो, जब भी कभी आपको बॉन्ड एंगल बताना है तो आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना है। मैं फिर कह रहा हूं, सबसे पहला है उस सीक्वेंस में ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल देखनी, या हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल पर सेंट्रल एटम पर हाइब्रिडाइजेशन देखनी। आप कहोगे इससे क्या इफेक्ट पड़ता है बॉन्ड एंगल पे। आप सभी को पता है अलग अलग टाइप की ज्योमेट्री है। कुछ स्ट्रक्चर होती हैं लीनियर, कुछ होती हैं ट्राइएंगुलर प्लेनर, कुछ होती हैं टेट्राहेड्रल। अब आपको पता है अगर अलग अलग शेप की अलग अलग शेप से तो क्या होगा, इनके बॉन्ड एंगल अलग है। अगर लीनियर है तो बॉन्ड एंगल होता है 180, और अगर ट्राइंगुलर प्लेनर है
तो 120, और अगर टेट्राहेड्रल है 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि हर ज्योमेट्री का बॉन्ड एंगल अलग है। तो सबसे पहला रोल, अगर हमसे किसी मॉलिक्यूल में ये पूछा जाए 3-4 मॉलिक्यूल देकर कि कंपेयर कीजिए किसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा है किसमें कम, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनकी ज्योमेट्री देखेंगे, यानी कि उनमें हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। तो हमें इसमें लिखना क्या है, बस एक लाइन हमें इसमें लिखनी है कि डिफरेंट ज्योमेट्री है डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स। तो लिख लीजिए इसका, डिफरेंट ज्योमेट्री है डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स। ये ध्यान रखना है, सबसे पहला पॉइंट है ज्योमेट्री या हाइब्रिडाइजेशन। अब अगर मैं आपको यहां एक एग्जांपल से समझाना चाहूं, मान लीजिए हम यहां एक एग्जांपल लेते हैं, हम यहां 4 मॉलिक्यूल लेकर चलते हैं या 3 मॉलिक्यूल ले लें, उनमें अगर हम समझना चाहें, जैसे बेरिलियम क्लोराइड, इसमें हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है sp है, और ज्योमेट्री कैसी है इसकी, लीनियर, और यहां एंगल कितना होता है 180। अब अगर हम BCl3 ले, BCl3 में क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन sp2, और यहां जो एंगल होता है 120 डिग्री 120 डिग्री। इसके बाद अगर हम CCl4 लें, तो CCl4 की ज्योमेट्री यानी कि इसमें टेट्राहेड्रल होती है और हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। अगर कोई हमसे बॉन्ड एंगल पूछे इसमें 109 डिग्री 28 मिनट्स, इसका मतलब हमने यहाँ ये कंडीशन नोट करी कि जैसे ही ज्योमेट्री बदल रही है मॉलिक्यूल की, उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उससे बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है। इसका मतलब बॉन्ड एंगल ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आपको हमेशा ज्योमेट्री देखनी है कि मॉलिक्यूल किस कंडीशन में, लीनियर है, प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है, या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ऑक्टाहेड्रल है, या पेंटागोनल बाइपिरामिडल है। सबसे पहले ये चेक करना, और उसके बाद फिर उनका बॉन्ड एंगल कंपेयर करना। तो ये था इसका पहला पॉइंट कि ज्योमेट्री पर या टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पर क्या डिपेंड करती है, बॉन्ड एंगल डिपेंड करती है। कल परसों भी मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बात बताई थी, हाइब्रिडाइजेशन के लिए 2 चीज गिना करो, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का सम निकालो। अगर सिग्मा और लोन पेयर का सम 2 आ जाए हाइब्रिडाइजेशन sp है, 3 आ जाए sp2 है, 4 आ जाए sp3 है। अभी कल परसों हम उसमें पढ़ रहे थे। तो देखना यहाँ कितने सिग्मा बॉन्ड है, 2, तो sp आ गया। कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3, sp2 आ गया। यहाँ सिग्मा बॉन्ड है 4, sp3 आ गया। तो ये पॉइंट याद रखना, ये आसान ट्रिक है हाइब्रिडाइजेशन बताने। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब प्रॉब्लम आती है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो और उसके बाद फिर बॉन्ड एंगल हम कैसे बताएंगे, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल हमें ऐसे दिए जाएंगे जिनमें हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी, फिर हम एंगल कैसे बताएंगे, किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा, किसका बॉन्ड एंगल कम है। तो वहां रोल आएगा किसका, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हम यहां दूसरी कंडीशन समझते हैं, ये नोट कर चुके। अब दूसरी कंडीशन हम यहां समझते हैं, सेकंड। इन केस ऑफ सेम हाइब्रिडाइजेशन, याद रखना हाइब्रिडाइजेशन का मतलब और ज्योमेट्री का मतलब सेम होता है, अलग कुछ। सेम हाइब्रिडाइजेशन, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम, तब किसका रोल शुरू होगा, नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम। नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पर लोन पेयर कितनी है, इसका रोल शुरू होता है। अब देखो मैं एग्जांपल से समझा दूं। मैं आपके सामने कुछ मॉलिक्यूल बना रहा हूं। इन मॉलिक्यूल को आपको ध्यान से देखना है।
जैसे है पहला CH4 मीथेन। अब अगर मैं आपसे कहता हूं बताइए यहाँ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3। जरा ध्यान देते रहना, कैसे निकालने हाइब्रिडाइजेशन अभी बताया, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। लोन पेयर कोई है नहीं, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 है sp3। मैं दूसरा मॉलिक्यूल बना रहा हूं NH3, इस पे 3 बॉन्ड हैं और एक लोन पेयर। तीसरा मॉलिक्यूल हम बना रहे हैं H2, इसमें क्या है, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। अब अगर मैं यहां भी हाइब्रिडाइजेशन देखूं तो 3 सिग्मा और एक लोन पेयर 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखें sp3, तीनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम। बोलो, तो यहां कंडीशन आई इन केस ऑफ सेम हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, क्या फर्क है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। अगर सेम हाइब्रिडाइजेशन है तो नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रोल शुरू हो जाता है। क्या होता है, अब इसी को हमें पूरा करना है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ स्टेट, यानी कि अगर क्या कहते हैं हम इसे ये कहते हैं, हाँ बस क्या है बोलो, इन केस ऑफ सेम हाइब्रिडाइजेशन, और आगे क्या है, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम आर डिफरेंट। अगर ये डिफरेंट है, अब क्या हो, जरा ध्यान देना सभी बच्चे, आर डिफरेंट। अब आपको खुद सोचना है, देखो याद हो आपको, आप सभी ने एक कंडीशन पढ़ी थी, कौन सी कंडीशन थी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये थ्योरी आप सभी ने पढ़ी। क्या था इस थ्योरी के अंदर, इस थ्योरी में यह बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में रिपल्सन होता है, और उस रिपल्सन की मैग्नीट्यूड का ऑर्डर क्या था, मैग्नीट्यूड का ऑर्डर था कि लोन पेयर और लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में उससे कम होता है, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम होता है। ये ऑर्डर यहां था, लोन पेयर में सबसे ज्यादा होता है, ये रिपल्सन का ऑर्डर था। अब इस ऑर्डर को यहां अप्लाई करो, अब इस ऑर्डर से क्या इफेक्ट पड़ेगा, बॉन्ड एंगल इफेक्ट होता है। कैसे, समझिए जरा, देखिए जैसे हमने यहाँ 4 बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर दिखा, ये मान लीजिए हम यहाँ 4 बॉन्ड इस टाइप से बनाते हैं, 3 ये टेट्राहेड्रल शेप में और एक बॉन्ड इधर है, तो ये टेट्राहेड्रल शेप। अब मान लीजिए ये मीथेन मॉलिक्यूल है, इसमें बीच में कार्बन है और यहाँ 4 H है। अब क्योंकि यहाँ सिर्फ बॉन्ड पेयर है और सारे सराउंडिंग एटम सेम है, तो जितना रिपल्सन इनके बीच में लग रहा है इतना ही इसमें लग रहा है, इतना ही इसमें, तो यहाँ सारों में इक्वल रिपल्सन। तो इसका मतलब सारे बॉन्ड इक्वल होंगे, और कितने होंगे 100, क्योंकि sp3 के अकॉर्डिंग 109 डिग्री 28 मिनट्स। क्लियर है, बॉन्ड एंगल कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट। बोलो कोई प्रॉब्लम, समझ में? अब बात आती है, जैसे हम NH3 में आते हैं तो यहाँ 3 बॉन्ड बच जाते हैं, एक लोन पेयर, और लोन पेयर आपको पता है लोन पेयर एटम के सेंट्रल एटम के अंदर ही होती है, तो यहां से इसे हटा दीजिए। अब शेप बचे इसकी पिरामिडल। अब इसमें कहां है लोन पेयर, यहां ऊपर। अब ये लोन पेयर क्या करेगी, इसको भी रिपेल करेगी, ज्यादा करती है ना लोन पेयर इसको भी रिपेल करेगी, इसको भी रिपेल करेगी, इसको भी। अब एक बात बताइए, जरा देखते रहो यहां ध्यान से, अगर ये लोन पेयर इसको रिपेल करेगी तो ये कहां जाएगा, नीचे को। इधर इसको रिपेल करेगी, ये भी नीचे को, ये भी नीचे को, तो बताइए बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब अगर एक और लोन पेयर आ जाए, यानी कि अब 2 लोन पेयर आ जाए, फिर और ज्यादा रिपेल करेंगे, बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा। यानी कि जितनी लोन पेयर्स बढ़ेंगी किस पे, सेंट्रल एटम पे, बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। अब अगर हम यहाँ इनका मैग्नीट्यूड लिखें कि इन मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल है कितना, तो इन मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल कितना होता है, जरा ध्यान से सुन लीजिए, एक्सप्लेनेशन में साथ में लिखाऊंगा। यहां एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। यहां कितना होता है 107.8 डिग्री। यहां कितना होता है 104.5 डिग्री। ये आपको पता होना चाहिए।
तो यहां बॉन्ड एंगल कम क्यों हुआ, ये आपसे पूछा जाएगा। तो आपको इस ऑर्डर ऑफ रिपल्सन को प्रीफर करना, ये ध्यान रखना है। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिपल्सन। इस ऑर्डर ऑफ रिपल्सन से आपको इसे एक्सप्लेन करना होता है। तो क्या एक्सप्लेन करेंगे, अब मैं आपको यहां इसका ट्रिक बता रहा हूं लिखने की। अगर आप ध्यान से सुन लो और इसे समझ लो तो कभी भी कोई थियोरेटिकल प्रॉब्लम आप लिख रहे हो कभी गलत नहीं होगी। सुन लीजिए वो लिखना क्या है। तो सबसे पहले तो इसका स्टेटमेंट पूरा करो जो मैं आपको बता रहा हूं, लिखिए जब बॉन्ड एंगल डिक्रीज, भाई बॉन्ड एंगल किसमें कम है बोलो, जिसमें लोन पेयर ज्यादा। तो ये मैं स्टेटमेंट लिखा रहा हूं, बॉन्ड एंगल डिक्रीज विद इंक्रीज इन, बॉन्ड एंगल डिक्रीज विद इंक्रीज इन number of lone pair of electrons, number of lone pair of electrons on central atom। अब ये तो हमने सीधा सा पॉइंट लिखा कि जिसमें लोन पेयर ज्यादा है उसका बॉन्ड एंगल कम है, जिसमें लोन पेयर ज्यादा है उसका बॉन्ड एंगल कम है। लेकिन इसमें अब मेन एक्सप्लेनेशन क्या लिखे, तो एक्सप्लेनेशन कुछ और नहीं है, इस रिपल्सन को लिखना है। कैसे लिखना है जरा तरीका सुनो। आपको अगर इसमें पूछा जाए बताइए NH3 में बॉन्ड एंगल अपनी नॉर्मल वैल्यू ये मानी जाती है, नॉर्मल वैल्यू ये इस, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो नॉर्मल वैल्यू ये होनी चाहिए। और बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है 107.8, कम हो रहा है। तो क्यों कम है ये, तो आपको क्या लिखना है, आपको इस बॉन्ड पेयर रिपल्सन से कंपेयर करना है, इन दोनों में से किसी एक रिपल्सन, किसी एक को, दोनों को नहीं, एक को। अब देख के बताइए, अगर मैं आपसे यहां ये इस ग्रेटर को तो हटा दूं, मैं आपसे ये पूछूं इन दोनों में से कौन सा रिपल्सन यहां है, पहले ये बताओ यहां लोन पेयर है या लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो आप सबको पता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाला है और बॉन्ड पेयर है, क्योंकि बॉन्ड है या लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो आपको इसको और इसको लिखना है। क्या लिखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ, अभी मैं लिखूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। भाई ये वाला रिपल्सन ज्यादा है इससे, इस वजह से बॉन्ड एंगल कम। लेकिन अगर मैं आपसे प्रॉब्लम पूछ लूं, बताइए वाटर में बॉन्ड एंगल अपनी नॉर्मल वैल्यू से कम क्यों है। तो अब देखिए यहां दो लोन पेयर है, तो अब आप इसको तो छोड़ दीजिए, इसको इससे कंपेयर करो, इन दोनों में से एक को इससे कंपेयर करना है और कुछ नहीं। एक्सप्लेनेशन लिखने के क्या लिखेंगे बोलो अब हम, कि इन वाटर लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बॉन्ड पेयर। तो ये आपको पहचानना है, वहां लोन पेयर डिस्कस करें या लोन पेयर बॉन्ड पेयर करें विद बॉन्ड पेयर और कुछ। मैग्नीट्यूड का मतलब है रिपल्सन कौन ज्यादा लगा, किसकी वैल्यू ज्यादा है, तो वैल्यू को मैग्नीट्यूड की। ये रिपल्सन ज्यादा है तो ये से पुश करेगा, बॉन्ड एंगल कम कर देगा। भाई दोनों तरफ से पुश हो जाए तो बॉन्ड एंगल कम हो, और कुछ। हाँ ज्यादा होता, वो ज्यादा रिपेल करती है तो उसे ज्यादा पुश करती है। लिखिए आगे, इसमें एक्सप्लेनेशन पूरा करो। This is because, लिखो, this is because magnitude of, this is because magnitude of repulsion, this is because magnitude of repulsion between लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर, इन दोनों में से तो एक लेना है। ध्यान से सुन लो एक्सप्लेनेशन में, लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर, इनमें से एक लेना। क्या लिख लिया, दिस इज बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर is greater than that of bond pair
इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। बताओ कोई प्रॉब्लम। अब ये एग्जांपल आपके सामने है और इनके बॉन्ड एंगल याद भी रखना, आपको काफी हेल्प रहेगी प्रॉब्लम करते हुए, यानी कि बार बार आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो समझ में आ गया ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि लोन पेयर में रिपल्सन ज्यादा, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर से और बॉन्ड पेयर से, ये कंडीशन ध्यान रहेगा। अब ये बताइए हमने कितने पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। जब भी कोई हमें ज्योमेट्री मिलेगी सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाए और हमसे कहा जाए बताइए बॉन्ड एंगल किस में ज्यादा है, सबसे पहला काम ज्योमेट्री। फिर अगर ज्योमेट्री सेम है, ज्योमेट्री का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन सेम है, फिर उसमें सेंट्रल एटम पे लोन पेयर देखिए, याद रखना सेंट्रल एटम पे लोन पेयर, जितने लोन पेयर बढ़ती जाएंगी उतना बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। ये मोस्ट ऑफ द ज्योमेट्री में होगा क्योंकि हमेशा हमें टेट्राहेड्रल वगैरह में पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ द ज्योमेट्री में ऐसा होता है। अब आगे समझिए, इसके बाद अब तीसरी कंडीशन, अगर क्या हो बोलो, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो और सेंट्रल एटम पे लोन पेयर भी सेम, तब क्या करें। तो चलिए तीसरा पॉइंट समझते हैं। इन केस ऑफ सेम हाइब्रिडाइजेशन, in case of same hybridization and same number of lone pairs on central atom, ध्यान से सुन लीजिए। अब आपके सामने दो कंडीशन आई, बस ये दो कंडीशन आई, मतलब यहां हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है और नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम भी सेम है। अब दो कंडीशन आएंगी, बताओ भाई, देखो हाइब्रिडाइजेशन भी सेम और लोन पेयर भी सेम, तो फिर क्या अलग हो सकती हैं, या तो सेंट्रल एटम अलग होंगे या सराउंडिंग एटम अलग। तो हम पहला केस पढ़ते हैं। पहला केस क्या है, हाँ भाई, इफ सेंट्रल एटम्स आर डिफरेंट, सेंट्रल एटम्स आर डिफरेंट, सेंट्रल एटम अगर हम बदल देते, अब और आसान करके समझाओ, ये कॉन्सेप्ट कहां आता है, सराउंडिंग सेम होगी, सेंट्रल एटम बदलूंगा, ये कॉन्सेप्ट आता है इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम ग्रुप, अगर वे सेम ग्रुप के मॉलिक्यूल्स, ये ध्यान रख लेना, इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम ग्रुप, वे सेम ग्रुप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेम ग्रुप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे मैं यहां एक एग्जांपल डिस्कस करता हूं, जरा ध्यान से सुनो। एग्जांपल है, पहले समझेंगे बाद में स्ट्रक्चर बनाएंगे, बाद में लिखेंगे, पहले समझ लीजिए। हम यहां एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल लेते हैं हाइड्राइड्स ऑफ, बस इसको ध्यान से समझ लेना, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ग्रुप 15 एलिमेंट्स आप सभी बच्चे जानते हैं, ग्रुप 15 एलिमेंट्स में है क्या, ग्रुप 15 एलिमेंट्स में है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। अगर हम उनके हाइड्राइड्स बनाते हैं, हाइड्राइड्स होता है NH3, PH3, ASH3, SbH3 और BiH3। अब आप कहोगे इनमें बॉन्ड एंगल का क्या रोल है, अब मैंने कहा बाद में लिखना है, पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए। अब मैं इनकी स्ट्रक्चर से आपको डिस्कस करूंगा, जब आपको समझ में आ जाएगा फिर हम इसे लिखें, ध्यान से समझिए। है क्या चीज, हाँ ये उसी का तो पार्ट पढ़ रहे हैं, पहला एग्जांपल अभी लिखेंगे ना इसमें।
अभी मैंने आपको कहा कि अभी कुछ नहीं लिखना, बाद में लिखना, पहले समझिए। अब मैं इन मॉलिक्यूल की अगर स्ट्रक्चर बनाऊं इनकी, तो जरा ध्यान से देखना सभी बच्चे। अगर हम NH3 बनाते हैं, आप सभी जानते हैं NH3 इस टाइप से पिरामिडल शेप होता है और नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर। NH3 इस टाइप से है। अब अगर मैं आपसे यहां इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछता हूं तो sp3, देखो पहले हाइब्रिडाइजेशन से आगे बस हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। अब ऐसा ही दूसरा मॉलिक्यूल PH3 हम बनाते, इसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें इसमें भी sp3 हमने सेम ली, क्योंकि 3 सिग्मा एक लोन पेयर, 3 सिग्मा एक लोन पेयर। अब अगर आप देखो तो हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर सेम, सराउंडिंग एटम से, तो फर्क क्या है, सेंट्रल एटम अलग है। अब आप कहोगे सेंट्रल एटम का क्या रोल है। अब सेंट्रल एटम का रोल ध्यान दीजिए, हमें एक टर्म्स की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की। आप सभी को पता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसे कहते हैं, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन ए कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं, यहां नाइट्रोजन है, यहां फॉस्फोरस है, ये दोनों एक ही ग्रुप के हैं, बताइए डाउन द ग्रुप क्या होती है, साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती है। तो किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, एन की। तो एन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, ये आपको। अब क्योंकि एन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो एन क्या करेगा, ये जो H और N के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन को एन अपनी तरफ खींचेगा। और खींचने से क्या होगा, सुनिए जरा, जब ये सुन लीजिए, जब ये अपनी तरफ इन्हें इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा यानी कि विथड्रॉ करेगा, तो क्या होगा, तो ये बॉन्ड पेयर बीच में नहीं रुकेगी, बल्कि ये बॉन्ड पेयर नाइट्रोजन के थोड़ा पास चली जाएगी। यही तो होगा या नहीं, बोलो। ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है बीच में नहीं होंगे, नाइट्रोजन के पास होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा। यहां फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, तो ये इन बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ नहीं खींचेगा, बल्कि ये बॉन्ड पेयर क्या होंगे, फॉस्फोरस से दूर होंगे। अब बताइए भाई, अगर ये बॉन्ड पेयर, यहां ध्यान देते रहो, अगर ये बॉन्ड पेयर पास है तो यहां इनमें ज्यादा रिपल्सन होगा, या ये जब दूर हैं यहां रिपल्सन ज्यादा होगा पास। और इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप ऐसे समझ लीजिए, ये मान लीजिए मैंने 2 बॉन्ड बनाए, अगर इनमें इलेक्ट्रॉन पेयर बिल्कुल पास है, यहां बिल्कुल ऊपर की तरफ, तो यहां रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो एंगल बढ़ेगा, बोलो। और अगर ये यहां आ जाए, बॉन्ड पेयर यहां आ जाए नीचे, तो रिपल्सन होगा नहीं, तो और बराबर से लोन पेयर रिपेल कर ही रही है, तो ये पास आ जाएंगे तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो इसका मतलब बताइए किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा हो रहा, जिसमें लोन पेयर सॉरी बॉन्ड पेयर सेंट्रल एटम के पास, और सेंट्रल एटम के पास बॉन्ड पेयर कब है, जब सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। तो हम सीधा सा ऐसे बोल दें कि जब सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड पेयर उसके पास होंगी, बॉन्ड पेयर में रिपल्सन ज्यादा होगा, जिससे बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। यहां बराबर में लोन पेयर कर रही है, वो नहीं मैं कर रहा हूं, दोनों में कर रही है, लेकिन एक में खुद का रिपल्सन यहां ज्यादा है और एक में यहां रिपल्सन कम है। तो लोन पेयर किसको दबा देगी भाई, आप कोई स्प्रिंग हो, आपको मैं यहां स्प्रिंग लगा दूं, एक तो मैं यहां स्प्रिंग लगाऊं और एक स्प्रिंग यहां लगाऊं, आपसे कहूं दबाओ, तो आपको पता है जो स्प्रिंग यहां लगेगा वो कम दबेगा, जो यहां लगेगा वो ज्यादा दबेगा। और ये दबने से क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है। तो जितनी बॉन्ड पेयर पास होंगी सेंट्रल एटम के, उतना बॉन्ड पेयर में रिपल्सन ज्यादा होगा, और जितना बॉन्ड पेयर में रिपल्सन ज्यादा होगा उतना बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। अब बताना जरा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और Bi, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी है, नाइट्रोजन की। तो बॉन्ड पेयर सबसे ज्यादा पास किसके होंगी, नाइट्रोजन के। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल कहां होगा, तो अब अगर मैं आपसे इनमें पूछने लगूं, बताइए इनमें सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसमें आएगा, NH3, और सबसे कम BiH3। बताइए कोई डाउट हो तो। क्या समझ में आया हमें कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ने से बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है,
क्योंकि बॉन्ड पेयर सेंट्रल एटम के पास आ जाती हैं और उनमें रिपल्सन बढ़ जाता है। बॉन्ड पेयर्स आर क्या हो जाती है, क्लोजली हो जाती है, और क्लोजली होते ही रिपल्सन बढ़ जाता है, बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। तो ये पॉइंट अब हमें यहां लिखना है, लिख लीजिए सभी बच्चे, लिखे। अभी ये नहीं, ये हेडिंग लिखनी है, हेडिंग को पूरा करेंगे। हो चुका भाई, कर लिया, लिखिए जरा जो बोल रहा हूं। बॉन्ड एंगल इंक्रीज, bond angle increase with increase in bond angle increase with increase in bond angle increase with increase in electronegativity of central atom, bond angle increase with increase in electronegativity of central atom, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अब पूछे कोई ऐसा क्यों, अभी क्या एक्सप्लेनेशन बताए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ेगी सेंट्रल एटम की तो बॉन्ड पेयर्स कम क्लोजर टू सेंट्रल एटम, एज ए रिजल्ट रिपल्सन बिटवीन देम इज ग्रेटर एंड हेंस बॉन्ड एंगल ग्रेटर। तो लिख लीजिए, दिस इज बिकॉज with increase in electronegativity of central atom, with increase in electronegativity of central atom, with increase in electronegativity of central atom, comma, bond pairs with increase in electronegativity of central atom, comma, bond pairs come closer to it, यानी कि उसके पास आएंगे, come closer to it, full stop, as a result come closer to it, यानी कि पास आएंगे किसके, सेंट्रल एटम के। एज ए रिजल्ट द रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर्स इंक्रीज, एज ए रिजल्ट comma, the repulsion between bond pairs increase and hence bond angle increase। अब मैं आपको दो एग्जाम्पल करा रहा हूं, देखो अगर मोस्टली एग्जाम की बात करें तो ये दो एग्जाम्पल आते हैं, एक तो ग्रुप 15 वाला, इनके हम एग्जाम्पल लिख लें कि यहाँ बॉन्ड एंगल किसका कितना होता है, ये ध्यान रखना। तो डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल घटता है, ये बात याद रखना, क्यों, क्योंकि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाती है, बॉन्ड पेयर्स दूर होती जाती है, उनसे रिपल्सन कम हो जाती है। अब यहाँ मैं बॉन्ड एंगल लिख रहा हूं इनका, देखो बॉन्ड एंगल्स की वैल्यू याद नहीं करनी, सिर्फ बॉन्ड एंगल कंपेयर करने आने चाहिए। ये 107.8 है, बोलो अमोनिया में कितना है, अमोनिया में pH3 में 93.6 है, ASH3 में 91.8 है, SbH3 में 91.3 है और BiH3 में 90 है।
ये वैल्यू मैंने सिर्फ इस वजह से बताई कि जिससे आपको बॉन्ड एंगल का ऑर्डर आराम से ध्यान रहे कि NH3 में सबसे ज्यादा है, BiH3 में सबसे कम। इसे आप सिंपल वर्ड्स में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल डिक्रीज, डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है, ऐसे भी आप इसको। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल और लिखाना चाहूंगा इसी में। वो दूसरा एग्जांपल क्या है, पहले इसे नोट कर लिया। बोलो भाई, ये नोट तो कर लो इसे पहले। इसमें बस ये चीज ध्यान रखना कि नाइट्रोजन के पास है बॉन्ड पेयर और फॉस्फोरस से दूर, ये दिखाना है और कुछ। अब चलिए ही दूसरा एग्जांपल भी लिखो। सेकंड एग्जांपल जब हम नोट कर रहे हैं, सेकंड एग्जांपल है हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ग्रुप 16 होते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। अगर हम उनके हाइड्राइड्स बनाएं, हाइड्राइड्स होते हैं H2O, H2S, H2SC, H2T। पता है इन सब की स्ट्रक्चर होती है कैसी, बेट। अगर आप किसी के भी स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस टाइप से बनेगी। और इनमें क्या होगा, सारों में, चाहे आप H2O बनाओ, H2S बनाओ, हमेशा बेंट बनेगी। अब इनमें हाइब्रिडाइजेशन सेम है, sp3 sp3, पर किस चीज का है, सेंट्रल एटम। अब यहां भी वही रूल है, बताओ बॉन्ड एंगल कहां ज्यादा होगा, इसका सेंट्रल एटम, और सेंट्रल एटम बदला है बाकी सब कुछ से। अभी क्या पढ़ा आपने, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, O की, तो O का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होता है। अगर यहां बॉन्ड एंगल की वैल्यू लिखें, नोट कर लीजिए, कितना होता है, 104.5 डिग्री। H2S पे कितना होता है, नोट करो भाई, 92.1 डिग्री। H2SC में कितना होता है, 91, और इसमें 90। तो यहां भी ये ध्यान रखना है, डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल घटता। नोट कर लो इसे, स्ट्रक्चर याद रखना है। स्ट्रक्चर कैसी है दोनों की, सारे मॉलिक्यूल ये बेंट होंगे ऐसे, लेकिन बॉन्ड एंगल क्या है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज। अब इसी में मैंने बताया आपको दूसरी कंडीशन आती है, यहां हमने क्या चीज डिफरेंट रखी, बोलो, सेंट्रल एटम। अगर अब हम क्या करें, सराउंडिंग एटम बदल दें, सेंट्रल एटम तो सेम रखें, सराउंडिंग एटम बदल दें, तो रिवर्स करना है। बस ये है, अगर सराउंडिंग एटम बदलोगे तो क्या होगा भाई, यहां तक नोट कर लिया ये बॉन्ड एंगल। अब सेकंड कंडीशन पे ध्यान दो, क्या था बोलो, इफ सराउंडिंग एटम्स आर डिफरेंट, बिल्कुल अपोजिट लगाना, सराउंडिंग एटम्स आर डिफरेंट। अगर सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, अब क्या होगा, एक बात बताओ, अभी आपने समझा कि ये बॉन्ड थे, ये बॉन्ड थे, इन बॉन्ड में क्या था, अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा थी तो इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहे थे। अब सराउंडिंग के ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, यहां, और यहां जाएंगे तो रिपल्सन कम हो जाएगा, बॉन्ड एंगल घट जाएगा। तो सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, दूर। मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, बाद में लिखना चाहता। सुन लीजिए, मैं आपके सामने दो मॉलिक्यूल बना रहा हूं, एक तो H2O,
H2O में देखो, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। दूसरा बनाते हैं OF2। OF2 में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। कोई अब हमसे पूछता है बताइए बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, तो आप क्या लगाओगे? सुन लो जरा, अब आपको क्या करना है, आप देख सकते हो हाइब्रिडाइजेशन सेम, बोलो हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर सेम है, सेंट्रल एटम भी सेम है, तो क्या अलग है? सराउंडिंग एटम। अब सराउंडिंग एटम का क्या इफेक्ट पड़ेगा, जरा यहां देखो सभी बच्चे, सराउंडिंग एटम का ये इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ले। तो किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है? एफ की, तो एफ इन्हें अपनी तरफ खींचेगा। तो अब बताइए ये इलेक्ट्रॉन तो एफ के पास है और यहाँ ओ की ज्यादा है, ओ के पास है, तो रिपल्सर आपको कहां ज्यादा दिखाई दे रहा? यहां ज्यादा है। तो इसका मतलब जब सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा। तो ये मुझे आपको बस इसमें आगे लिखाना है, लिख लीजिए, बॉन्ड एंगल डिक्रीज, बॉन्ड एंगल डिक्रीज, बॉन्ड एंगल डिक्रीज, बॉन्ड एंगल डिक्रीज with increase in electronegativity of surrounding atom. Bond angle decrease with increase in electronegativity of surrounding atom. तो surrounding atom की अगर electronegativity बढ़ेगी तो bond angle घटेगा। तो अब अगर हम इनमें वैल्यू देखें किसका ज्यादा है bond angle? H2O का। जानते हैं इसका bond angle होता है 104.5 डिग्री, इसका होता है 103.8 डिग्री। तो समझ में आया कि इसका ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहां सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यहां सराउंडिंग की ज्यादा है, तो वहां बॉन्ड पेयर दूर चलेगी, बॉन्ड पेयर दूर चलेगी, रिपल्सन कम होगी। अब ये तो थे मेन पॉइंट। जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले बॉन्ड एंगल किस पे डिपेंड करेगा? ज्योमेट्री पर। दूसरा सेंट्रल एटम की लोन पेयर पर। तीसरा सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। और फोर्थ सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये हमेशा एक सीक्वेंस फॉलो करना। अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम आती है कि कुछ एक्सेप्शनल केस आएंगे जहां ये फेल हो जाएगा, और फेल होने का रीजन कुछ और नहीं है। अगर आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं तो उससे एकदम समझ में आता क्या है। सुन लीजिए, अगर मैं आपसे ये कहने लगूं, ये नोट कर चुके हैं? हाँ सुनो भाई, अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल कहूं, मैं आपसे कहूं हमारे पास ये एक बॉक्स है, ये साइज है बॉक्स का, ध्यान रखना जितना बनाया यही है। इसमें मैं आपसे ये कहने लगूं तो ये बॉल डाली है, एक इतनी बड़ी है एक इतनी बड़ी, आप क्या कहोगे बताइए? क्या ये दोनों बॉल इसमें आ जाएंगे? नहीं, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि इसका साइज बड़ा है बॉल का और बॉक्स छोटा है। तो यानी कि जो बड़ी चीज होती है उसे रखने के लिए क्या चाहिए? बोलो, अगर कोई बड़ी चीज है तो उसे क्या चाहिए? यानी कि ज्यादा स्पेस चाहिए। अगर कोई बड़ी चीज है उसे ज्यादा स्पेस चाहिए। अब ये काम सराउंडिंग एटम का होता है। कभी कभी जैसे ये सेंट्रल एटम है, मान लीजिए कोई भी सेंट्रल एटम है, ये ध्यान रखना, अगर इस सेंट्रल एटम पर कोई बड़ा एटम आ जाता है, बड़े एटम कौन से होते हैं? स्पेशली क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर यहां बड़े एटम आ जाते हैं तो बड़े एटम को जगह ज्यादा चाहिए, और जगह ज्यादा चाहने से क्या इफेक्ट पड़ता है? बॉन्ड एंगल अपनी नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा हो जाता है। तो यानी कि लास्ट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है, सभी बच्चे ध्यान से सुन लीजिए, तो जो लास्ट पॉइंट है वो हमें क्या याद रखना है? इसमें हम लिखेंगे नोट करके, क्या है नोट करके, कि अगर कोई बड़ा ग्रुप कहां प्रेजेंट हो? बोलो, सराउंडिंग पर, यानी कि पोजीशंस ऑफ सराउंडिंग। ये कह सकते हैं कि सराउंडिंग एटम की पोजीशन ऑक्युपाई बाय बिगर एटम या बल्कि ग्रुप। तो ये आपको ऐसे लिखना, इफ, लिखिए जरा पहले, इफ पोजीशन ऑफ सराउंडिंग एटम, if position of surrounding atoms are, if positions करना है, if positions of surrounding atoms are occupied by bigger atoms or
बल्कि ग्रुप। भाई बल्कि का मतलब बड़ा कहा जाए, बिगर एटम्स और बल्कि ग्रुप, याद रखना। तो सराउंडिंग में अगर बड़ा एटम या बड़ा ग्रुप आ जाए तो क्या होगा बोलो, आगे लिखिए कोमा करके, बॉन्ड एंगल इंक्रीज। इसका एग्जांपल भी है, जैसे मैं अब आपसे पूछता हूं, देखो बहुत पूछा जाता है, ये OCl2 है। अगर मैं आपसे ये पूछूं, बताइए यहां बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, नॉर्मल रूल पे आइए। दूसरा है OBr2 है। अगर मैं आपसे यहां बॉन्ड एंगल पूछूं, नॉर्मली बताओ, आप पहले हाइब्रिडाइजेशन पे पहुंचे। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है यहां, sp3। क्लियर है, sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल शेप थी, और टेट्राहेड्रल में एंगल कितना था, 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए। कितना होना चाहिए बोलो बॉन्ड एंगल, 109 डिग्री 28 मिनट्स। लेकिन अगर मैं कहूं कि यहां बॉन्ड एंगल 111 है, उससे भी ज्यादा है। होना क्या था, क्योंकि लोन पेयर है, कम होना था। लेकिन बॉन्ड एंगल 109 से भी ज्यादा है। तो ये कोई पूछे ऐसा क्यों हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बिगर साइज क्लोरीन एटम। क्लोरीन को जगह ज्यादा चाहिए, तो इस वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ जाता। ऐसे ही अगर हम दूसरे कंपाउंड में देखें, हाँ भाई, अगर हम दूसरे कंपाउंड में देखें, यहां होता है 112.2 डिग्री, 112.2 डिग्री। तो यानी कि ये बॉन्ड एंगल एक्सपेक्टेशन से ज्यादा क्यों हुआ बोलो। तो यहां आपको पता है, तो आंसर आप इसके नीचे लिख सकते हो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बिगर साइज क्लोरीन या ब्रोमीन एटम। तो बिगर साइज क्लोरीन और ब्रोमीन एटम है, इस वजह से बॉन्ड एंगल जितना हमने सोचा उससे ज्यादा है। तो अब बताइए, ये बॉन्ड एंगल को देखने का तरीका है। अगर आपको जो ये ट्रिक बताई है, जो कंडीशन और विद एक्सप्लेनेशन कराई है, वैसे नहीं, अगर आप इसे सही तरीके से समझ लो कि हमें सबसे पहले क्या देखना है, ज्योमेट्री। फिर हमें क्या देखना है, सेंट्रल एटम पर लोन पेयर सेम है या डिफरेंट। फिर हमें क्या देखना है, सेंट्रल एटम ही अलग है या डिफरेंट है। फिर हमें क्या देखना है, सराउंडिंग एटम। और फिर लास्ट में एक चीज भी याद रखनी है, अगर कहीं कोई एक्सेप्शनल केस आ जाए तो उसमें आपको देखना है, अगर सराउंडिंग एटम बड़ा हो जाता है तो अनएक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल जितना सोचा उससे भी ज्यादा होता है। ये कंडीशन है बिगर साइज की। तो ये था बॉन्ड एंगल को देखने का और करने का तरीका। अब अगर अब आप किसी भी मॉलिक्यूल पर इसको अप्लाई करोगे, उम्मीद करता हूं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप सही तरीके से इसे अप्लाई करें। ये सबसे मेन और इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ये बोर्ड लेवल के लिए भी मेन है, क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो स्ट्रक्चर का एक मेन पॉइंट माना जाता है बॉन्ड एंगल। और साथ साथ मैंने कहा 12th के बाद जब आप कोई एग्जाम दोगे उसके लिए भी बहुत मेन और इंपॉर्टेंट टॉपिक।